पहले तो मैं बड़सर विधानसभा क्षेत्र की तमाम प्रबुद्ध जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से लगातार तीसरी बार मुझे अपना जन समर्थन दिया और भारी मतों से मुझे जो विधानसभा में पहुंचा। अभी कांग्रेस सरकार अभी हाल ही में बनी है, लेकिन अभी तक वो जो है कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई, कैबिनेट के पद जो है नहीं बन पाए, मंत्री को नहीं मिल पाए। लेकिन उससे पहले ही कैबिनेट के जो विभाग है वो बंट गए। इसके ऊपर लगातार विपक्ष हमलावर है, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? कैबिनेट के तो देखिए अभी गठन होना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कोरोना की वजह से थोड़ा क्वारंटीन होना पड़ा और उसके चलते जो है हमारा कैबिनेट का जो विस्तार होना था वो थोड़ा रुक गया, लेकिन अभी जल्दी हो जाएगा। और जहां तक विभागों के बनने की बात है उसमें दो तो हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन ही गए, तो उनको विभाग दिए, सारे विभाग थोड़ा दे दिए उनको। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास सारे विभाग हैं और जो उप मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, उनके पास 2-3 विभाग हैं, तो उन्होंने काम तो करना ही है जी। तो ऐसा नहीं है और विपक्ष के लोग अभी थोड़ा संयम रखें। जल्दी ही उनके समय में क्या हुआ था अपना भी याद करें जरा। 25-26 दिसंबर तक जो है ओथ होनी थी, 8 जनवरी को चली गई थी, तो उस समय उनके समय में बड़ा भारी हल्ला हुआ था। तो उनकी भी कैबिनेट बनी, मुख्यमंत्री बने थे जयराम जी, तो उस समय भी अपना भी समय नहीं भूलना चाहिए विपक्ष को। और जहाँ तक हमारी बात है वो अभी मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हो जाएंगे। उनकी बैठक होगी दिल्ली के अंदर और हाईकमांड के साथ सभी उचित प्रतिनिधि देते हुए पूरे जिला के अंदर प्रतिनिधि मिलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात की जाए तो उनका लगातार कहना है कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आते ही बदले की भावना से काम करे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, बदले की भावना से तो कोई ऐसा काम नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था उनके जो द्वारा जो कुछ घोषणाएं की गई थी और कुछ उपमंडल या कुछ ऐसे कार्यालय खोले गए थे जिनके लिए उचित बजट नहीं था, ना उनमें स्टाफ था और वहाँ पर केवल मात्र जो है वहाँ पर केवल कुछ अधिकारी बिठा दिए गए थे और वो भी उनकी जो क्रिएटेड पोस्टें नहीं थी, जिसकी वजह से जो है सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा और इसके ऊपर वो अभी विचार करेंगे कि फिलहाल के लिए उनको स्थगित किया जाए और यदि लगेगा कि वहाँ पे जरूरत है तभी खोला जाएगा। क्योंकि भारी भरकम कार्यालय खोलने से जो है प्रशासन के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ जाता है और सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ भी पड़ता है और सरकार के पास पैसा तो था नहीं। जयराम सरकार भी तो बोल रहे हैं जयराम जी, लेकिन वो ये बताएं कि उन्होंने इन कार्यालयों को खोलने के लिए कितना बजट जो है उन्होंने दिया था और मोदी सरकार ने जो डबल इंजन की सरकार की बात वो करते थे, उन्होंने कितना पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार को अलग से, एक तो जो राज्य का हक है वो तो मिलता ही है, लेकिन जो उसके अलावा मोदी जी को देना चाहिए था। 10 बार वो हमारे प्रदेश में आए लेकिन उन्होंने झुंझुना ही दिया तो कुछ भी नहीं। कभी सीखू बड़ी खाते रहे, कभी बेसन खाते रहे और बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, लेकिन उससे तो हमारे विधानसभा हमारे हिमाचल का तो कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि 70-80 हज़ार करोड़ रुपया लोन हो गया। लोन के ऊपर ही सरकार अगर चलानी है तो फिर डबल इंजन सरकार का क्या फायदा हुआ था, ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। और वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। संयम रखें, आपको उचित जवाब दिया जाएगा इस हर बात पर। सर HRTC जो घाटे में चल रही है सर, बताएं इसके बारे में थोड़ा सा। HRTC का जो घाटा है उसके बारे में भी आज मैं पढ़ रहा था बयान। हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है कि बहुत सी ऐसी खरीदें की गई थी जिनमें बजट नहीं था और उसमें HRTC को घाटे की ओर धकेला गया है और उसके ऊपर भी चर्चा होगी। अभी बैठक होगी बोर्ड की और उसके ऊपर पूरे तरीके से जो है जो भी HRTC को कैसे फायदे में लाना है, क्योंकि बहुत से ऐसे रूट हैं जहां पर सवारियां नहीं होती और उसकी वजह से जो है वहां जब तेल और ड्राइवर सारे अगर उसका रख रखाव देखा जाए बसों का तो महंगा पड़ता है। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए मैंने सुझाव दिया था अपने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को कि आप जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं। ठीक है। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी कांग्रेस ने कहा था कि OPS बहाली 1500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, साथ में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बात की जाती है। लेकिन अगर मैं OPS की बात करूं तो OPS को लेकर जो है प्रदेश सरकार के ऊपर जो है कर्ज भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर OPS को बहाल करना तो केंद्र सरकार के सहयोग के बिना नहीं हो सकता, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन अगर देखिए ऐसा है, जो हमारे सरकारी कर्मचारियों का जो हक बनता है, केंद्र सरकार तो बदले की भावना से काम कर रही है जी। जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहां पर OPS बहाल की गई है। OPS बहाल की गई है कर्मचारियों की मांग पर और ये तो
मोदी सरकार को भी सोचना चाहिए कि वो कर्मचारियों की जायज हक है, नजायज हक नहीं है जी। और उनका ही पैसा केंद्र सरकार के पास जमा है। अगर वो सीधे तौर पर नहीं देंगे तो कोर्ट से उस पैसा जो है उनका लाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में जो हमारे कर्मचारी हैं जिनको ओपीएस हमने लागू करनी है, उसके लिए जो है ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि आप इसके ऊपर वर्क करें। जैसे ही वो हमारा मंत्रिमंडल का गठन होगा, उस ड्राफ्ट को वहाँ पे लाया जाएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। पैसे का वित्तीय प्रबंधन कैसे करना है वो हमारा काम है, वो भारतीय जनता पार्टी उसमें चिंता नहीं है। अच्छा सर, आपने घोषणा की कि जो 12 बाबू जीताएगा उसके साथ 10 लाख मान से कौन सी पंचायत है वो हमारी कड़साई की पंचायत है और उसमें भेबड़ सेहली जो वार्ड है उसमें उन्होंने का जो परसेंटेज जो सबसे ज्यादा रही, इसलिए उनको 10 लाख रुपए मिले विकासात्मक कार्यों के लिए। ओपीएस कब से लागू होगा सर? ओपीएस जैसे ही हमारा मंत्रिमंडल गठन होगा। नहीं, किस साल से होगा? वो इसी साल से करेंगे। नहीं, मतलब पीछे 2003 जो उसका बैकलॉग है वहीं से उसको पूरा जो ड्राफ्ट मांगा गया है से अधिकारियों से, जब उसके ऊपर चर्चा होगी आपको बता देंगे। जो एनपीएस है जो पैसा गया है 7600 करोड़, वो तो हम मांगेंगे, वो तो कर्मचारियों का हक है, वो तो देना ही पड़ेगा उनको। उसको सरकार रोक नहीं सकती। वो राजनीतिक आधार पर उनको कितना समय तक रोक सकती है, कितना समय तक लटका सकती है। तानाशाही से तो काम नहीं चलेगा, एक दिन तो उनको भी जाना ही पड़ेगा। बड़सर क्षेत्र की मैं बात करूं तो बड़सर क्षेत्र में आपके कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में कौन से ऐसे काम रहेंगे जो इस कार्यकाल में आप उनको पूरा करने का जो लोगों को सहयोग करेंगे, लोगों को जो उसकी मूलभूत सुविधा मिलेगी? बहुत से काम है। काम हुए क्या बड़सर विधानसभा क्षेत्र में? बस अड्डा नहीं बना, एक मिनी सेक्रेटरीट का काम शुरू हुआ है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जयराम जी का कि उन्होंने उसमें स्वयं उसमें संज्ञान लेकर जो उसको उन्होंने किया और उसका मैं धन्यवादी हूँ। लेकिन जो बस अड्डे का जो हमारा काम लटका हुआ है वो एक तो अफसरशाही कह लीजिए जिसकी वजह से ये लटका रहा। यदि अफसरशाही ठीक होती और यहाँ का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का ठीक होता तो शायद बस अड्डा बन जाता। हमसे तो उन्होंने कोई चर्चा नहीं की कभी, न अधिकारियों ने की, प्रशासनिक अधिकारियों ने कभी हमसे कोई चर्चा नहीं की कि आप विधायक होने के नाते आप हमें कोई सुझाव दें कैसे अड्डा बन सकता है। लेकिन वो तो एक तरफा, मैं तो आज भी इस मंच से आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे वो उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा और शुभ संदेश देना चाहूँगा कि वो हार से निवृत्त उत्साहित मत हो। हार जीत जीवन के दो पहलू हैं और उनको भी मैं शामिल करना चाहता हूँ विकास के कार्यों में, यदि वो इच्छा रखते हो तो। उनसे मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा, किसी भी समय कभी भी वो हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसमें सभी को समाहित करते हुए हम ये कार्य कर सकते हैं। अब वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो हमारे साथ आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। अच्छा सर, मेरा अब बड़सर क्षेत्र से एक और अहम और बड़ा सवाल ये है कि अगर बड़सर विधान क्षेत्र की मैं बात करूं, यहाँ पे कोचिंग सेंटर भी हैं, लेकिन यहाँ पे दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते। लेकिन अगर शिमला की राजधानी शिमला की बात करूँ, वहाँ पे जो है लाइब्रेरी की व्यवस्था की हुई है सरकार की तरफ से। अब बड़सर क्षेत्र में ना तो लाइब्रेरी है, ना ही महरे बाजार में स्ट्रीट लाइट है। उनके ऊपर कब तक जो है बड़सर क्षेत्र के बच्चों को या यहाँ के स्थानीय निवासियों को सौगात मिलेगी? जरूर मिलेगी जल्दी। इसके ऊपर मेरा भी ये प्राथमिकता रहेगी कि जो हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए एक ढटवाड़ क्षेत्र में और एक बड़सर क्षेत्र में दो जो है हम ब्लॉक स्तर की लाइब्रेरियाँ जो है यहाँ पर खोलने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी उसके ऊपर ड्राफ्ट हम तैयार करेंगे, जब हमारी सरकार गठित हो जाएगी, कैबिनेट बैठ जाएगा तो उसके ऊपर हम, और मेरा अपना भी वो है और भी बहुत से काम है हमारा। ये जिस रेस्ट हाउस के प्रांगण में यहाँ खड़े हैं, इस रेस्ट हाउस को और सुंदर बनाने के लिए जो है यहाँ पर अलग से एकोमोडेशन बनाई जाएगी, क्योंकि दबाव रहता है यहाँ पर, क्योंकि हेडक्वार्टर होने की वजह से बहुत से लोग यहाँ आते हैं, उनको फिर रेस्ट हाउस मिल नहीं पाता। तो अभी यहाँ पर एक बहुमंजिला रेस्ट हाउस बनाएंगे जिसमें 10-15 कमरों का प्रावधान करने की कोशिश करेंगे ताकि ये 2-3 साल में बनकर तैयार हो और लोगों को इसका लाभ हो। साथ में दूसरी प्राथमिकता मेरी रहेगी पानी की। पानी की बहुत समस्या है हमारे क्षेत्र में और अभी पिछली सरकार में जल जीवन योजना के माध्यम से बहुत से लोगों को घरों में नल के लगे, लेकिन बहुत से लोगों को पानी नहीं आया। बहुत से ऐसे टैंक हमारे बने हुए जिनमें अभी तक कनेक्शन नहीं दिए गए। तो वो सारी बैठक करके जो है पानी की समस्या को गर्मियों से पहले समाधान करने की मेरी कोशिश रहेगी, ताकि हमारे लोगों को गर्मियों के समय में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो।
हैंडपम्प की लगाने की बात है, पिछली सरकार ने हैंडपम्प कोई लगाए नहीं। वर्तमान में अभी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मैंने बात की है कि आप कृपया करके हैंडपम्प्स के लिए बजट का प्रावधान करें, ताकि जो लोगों की हमारी मांग है हैंडपम्प्स की उसको भी हम पूरा करें और उनमें मोटर भी लगाएंगे। तो ये काफ़ी सड़कों के हमारे रख रखाव है, कुछ हमारी 80 बस्ती की सड़कें हैं जिसमें आज तक सड़क नहीं हो पाई, वो वन विभाग की क्लियरेंस की वजह से। तो मेरा अधिकारियों से और वन विभाग के अधिकारियों से भी, पेट्रोलिंग के अधिकारियों से भी और ब्लॉक के अधिकारियों से भी ये निर्देश रहेगा उन्हें कि आप द्रुत गति से जो है इन सड़कों का चयन करके इसका जल्दी फॉरेस्ट केस बनाएं, ताकि इनको हम उचित लाभ दे सकें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।